We continue with uranium fuel for power plants. और हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे जो क्रिटिकल मटेरियल्स हैं एनरिचमेंट प्रोसेस में जो इस्तेमाल होते हैं सेंट्रीफ्यूज एनरिचमेंट प्रोसेस में। तो जो इसका जो मेन कंपोनेंट है जो तेजी से घूमता है, जिस तरह से कि हम लस्सी को बिलो के मक्खन निकालते हैं, तेजी से घुमाते हैं तो मक्खन और छाछ अलग हो जाती है। एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल है कि ये रोटर बहुत तेजी से रोटेट करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हेवियर एटम्स जो है वो बाहर की तरफ भागते हैं, जो रिलेटिवली लाइटर है वो पीछे रह जाते हैं, और ये सेपरेशन है। तो इसका काम क्या है? तेजी से घूमना। और जब बहुत तेजी से घूमेगा तो जाहिर है ये चाहेगा कि रेजिस्टेंस कम से कम हो। रेजिस्टेंस कहाँ होगी? रेजिस्टेंस जब इसकी सरफेस किसी भी सरफेस के साथ रगड़ खाएगी, चाहे वो सरफेस कोई सॉलिड हो चाहे गैस हो। तो आइदर वे सॉलिड से रगड़ से बचाने का तरीका ये है कि ये हवा में मुअल्लक रहे, ना ये जमीन पे किसी चीज पे टिका हो ना ये छत पे टिका हो, ये हवा में मुअल्लक हो, रोटेट करता रहे। और गैसेस से बचाने का तरीका ये है कि ये सारा सिस्टम हाई वैक्यूम में हो रहा हो। तो पहली रिक्वायरमेंट जो है कि ये सॉलिड से बचा हो, उसके लिए ये पेयर ऑफ रिंग मैग्नेट्स होते हैं, जो एक आपको तो यहाँ नजर आ रही है, एक मैग्नेट है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये रिंग मैग्नेट है। तो आपको दोनों तरफ से एक ही मैग्नेट का सेक्शन नजर आ रहा है। ये क्या है? ये क्या है? ये फिक्स है, ये ऊपर केसिंग के साथ ये लगा हुआ है। और रोटर हमारा ये अंदर, ये जो एरोज वाले जो सर्कल दो हैं ये रोटर के अंदर है, ये रोटर है। तो इस रोटर के ऊपर भी दो ऐसे लगे, तो ये एक नीचे का मैग्नेट एक ऊपर का मैग्नेट, ऑपोजिट पोल्स आमने सामने है। कशिश इसको ऊपर थोड़ा सा रखे हुए है, थोड़ा जो सपोर्ट मिल रही है वो ऊपर से मिल रही है, थोड़ी नीचे से मिलेगी, तो मैकेनिज्म सा। तो दूसरा क्रिटिकल कंपोनेंट मैग्नेट है। हाई क्यूरी टेम्परेचर का मतलब ये कि अगर जहां मैग्नेट है वहां टेम्परेचर राइज होता है तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हर्ट ना हो। और इन मैग्नेट से कितने अर्से इस्तेमाल होना है? अब एक मॉडर्न सेंट्रीफ्यूज मशीन की लाइफ 25 साल है, तो 25 साल ये रोटर हवा में मुअल्लक घूमता रहता है, ना थकता है ना रुकता है। और 25 साल ये मैग्नेट जो है इसको थामे रखते हैं। दूसरी चीज इनकी हाई स्ट्रेंथ, जो इसका वजन है और इसके कंपोनेंट्स का वजन है वो इसमें सहारना है। तीसरा क्रिटिकल, तो दो तो ये हो गया, एक रोटर हो गया, दूसरा मैग्नेट्स की जोड़ी हो गई। तीसरी चीज है ये केसिंग जो ये बाहर की है, ये वाली चीज। इस केसिंग का काम क्या है? एक तो ऑलरेडी आपको पता चल गया कि इसका काम ये है कि ये हाई वैक्यूम को रखे, सारे सिस्टम को हाई वैक्यूम में। दूसरा ये है कि जब ये चीज तेजी से रोटेट हो रही है तो इसके साथ एक ड्रिफ्ट भी है। वो ड्रिफ्ट भी ज़ाहिर है वैक्यूम नहीं होगा तो वो ड्रिफ्ट नहीं होगी, तो इसका काम उस ड्रिफ्ट को भी खत्म करना है थ्रू वैक्यूम। तीसरी चीज क्या होगी? तीसरी चीज ये है कि जब ये तेजी से रोटेट कर रहा हो, खुदा ना खास्ता कोई इसमें टर्बुलेंस आती है तो बहुत छोटी क्लियरेंसेस हैं, ये टकरा के क्रैश कर जाए तो फिर इसके टुकड़े हवा में न बिखरे, अंदर से गैस, ये सिक्स टेढ़ी गैस है, वो निकल के और लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। इसकी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट भी ये केसिंग पूरी कर रही है कि अगर इसमें कोई ना कोई एक्सीडेंट हो तो ये केसिंग उसको बेयर कर ले। तो इसको थिक होना चाहिए, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सीमलेस होना चाहिए, कोई जोड़ ना हो इसके अंदर। और आपके साथ मैंने शायद किए थे, नहीं किया था, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन मेरे ख्याल से की थी मैंने, जब हम एल्यूमिनियम और इसको शायद डिस्कस कर रहे हो, ये याद नहीं। लेकिन ये कि जो एक्सट्रूजन है वो एक प्रोसेस है जो कि जिसमें हम पॉसिबिलिटी ये है कि हम सीमलेस ट्यूब बना सकें। एक्सट्रूजन कई किस्म की होती है, उसमें ये पॉसिबिलिटी है। एज हार्डन का मतलब ये, अब आप मेटलर्जिस्ट हैं, आपको पता है कि ये एल्यूमिनियम एलॉयज में हार्डनेबल एलॉयज की पूरी नस्ल है। तो 2000 सीरीज, 6000 सीरीज और 7000 सीरीज ये एज हार्डनेबल है। फिर ये कि स्ट्रेस करोजन
क्रैकिंग से ये रेजिस्टेंट हो। तो जो गैस है वो मॉइस्चर के साथ काफी करोसिव हो सकती है। ड्राई में तो मसला नहीं, हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जो इस मटेरियल ने बेयर करनी है। मतलब ये टॉक जो है सिर्फ न्यूक्लियर नहीं है, ये एज ए मटेरियल साइंटिस्ट भी आपके लिए लेसन्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों में वो चीज है जो इसको घुमाने के लिए कोई चीज तो चाहिए जो हवा में मोहल्ला घूमता रहे। तो नीचे ये इलेक्ट्रिक मोटर है जिसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो वो इसमें रोटेटिंग इंड्यूस फील्ड जनरेट करती है। तो खड़ा हुआ रोटर एक आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करना शुरू करता है, फिर ऊपर जाता जाता है। तो इसकी अपनी फिर स्पेसिफिकेशन है इस रोटर की, इस इलेक्ट्रिक मोटर की। रोटर के मुतालिक हमने ये देखा था कि इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये सेपरेट कर दे। ये क्या करे, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी जोर की लगाए कि जो हैवी और लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग हो जाएं। तो जो डिग्री ऑफ सेपरेशन है ये प्रोपोर्शनल किसके साथ है, ये इसकी वेलोसिटी की फोर्थ पावर। ये थियोरेटिकल है। और अगर इसका मतलब क्या हुआ कि आप फर्ज कीजिए कि मेरे पास स्टार्ट में कोई चीज जो थी वो 1 थी और 10% इंक्रीज इन वेलोसिटी जो है, इसका मतलब वेलोसिटी 1 से 1.1 अगर हो जाएगी तो इसकी फोर्थ पावर जो होगी वो 46% सेपरेशन को इंक्रीज करेगी। 1.1 रेज़ टू पावर 4 जो है 1.46 हो जाएगा। तो ये थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकली और भी फैक्टर्स होते हैं। तो प्रैक्टिकली जो अचीवेबल है वो ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप है स्क्वायर के साथ। तो हमने क्या देखा कि जो पेरिफेरल वेलोसिटी है, एक तो हर एक चीज घूम रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन जो उसके जो कोने हैं पेरिफेरी है वो किस रेट से आगे, जैसे टायर है, टायर रोटेट भी कर रहा है लेकिन डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। तो जो पेरिफेरल वेलोसिटी है उसकी लीनियर वेलोसिटी वो किस चीज से रिलेटेड है, वो उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज से कि कितना आप इसको तेज घुमा सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ और इसका वजन। वजन जितना हल्का होगा उतना घुमाना आसान होगा। आप एरोस्पेस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जहाज का अपना वजन जो है वो भी पेट्रोल फूकने में इस्तेमाल होगा। तो जितना वजन हल्का हो और जितना स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या चीज आएगी, ऑटोमेटिकली चीज आएगी कि मैं वो एलॉयज इस्तेमाल करूं जिसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो अच्छा है। ये स्ट्रेंथ, ये चीजें जो है स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म इसीलिए हमने पढ़ी थी। तो स्ट्रेंथनिंग में जो एल्यूमिनियम एलॉयज की मैक्सिमम इतनी जा सकती है कि अच्छे स्टील की इतनी, और फिर जो नए मटेरियल आ रहे हैं कंपोजिट मटेरियल्स उनकी ज्यादा। तो जैसे जैसे मटेरियल इंप्रूव करते जा रहे हैं हमारी सेपरेटिंग पावर इंप्रूव होती जा रही है। दुनिया में हर मुल्क के अपने डिजाइन है, अमेरिकन डिजाइन, ये रशियन डिजाइन और चाइनीज डिजाइन। इसमें सारे ये सिर्फ बताने वाली बात है कि ये चीजें हासिल करने के लिए एक अच्छी सेपरेटिव पावर मुख्तलिफ डिजाइन एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी डिजाइन में क्या चीज है, डायर टू हाइट रेशियो। डायर टू हाइट रेशियो मुख्तलिफ है। इस वक्त आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ईरानियन सेंट्रीफ्यूज की, और अहमदी निजात अपने सेंट्रीफ्यूज को देख रहे हैं। जो चीज नजर आ रही है आउटर केसिंग है, नजर आ रहा है कि इसकी हाइट ज्यादा है और डायर नॉमिनल है। तो इसकी केसिंग की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कि क्योंकि अंदर जो रोटर है वो स्पीड ऑफ साउंड से काफी ज्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो इसकी जो अपनी वो इफेक्ट है वो इसको इसने टैप करना है। वैक्यूम आपने हमने बात कर ली, ड्रैग, वैक्यूम ड्रैग को कम करेगा। उसके बाद फिर ये कि वैक्यूम मेक्स द रोटर टेम्परेचर कंट्रोल इजियर। जाहिर है एयर के साथ रगड़ खाएगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि सेपरेट कर रही है, एक थर्मल ग्रेडियंट है जो मजीद इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं।
और वैक्यूम क्या करेगा, मजीद जो थर्मल ग्रेडियंट्स हैं उनके अनवांटेड कन्वेंशनल करंट्स को भी सप्रेस करेगा। ये चीजें ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रही हैं। फिर ये जो केसिंग है इसके ऊपर का हिस्सा ये नजर आ रहा है, इसमें अंदर से ये इसका सेक्शन है, तो अंदर इस किस्म के ग्रूव बने हुए हेलिकल ग्रूव्स। कोई चीज तेजी से जब रोटेट करेगी, जब तेजी से रोटेट करेगी तो क्या होगा कि इन अ वे इसके अंदर हेलिकल ग्रूव्स क्या करेंगे, अगर कोई चीज लीक आउट होगी उसको पंप आउट कर देंगे। तो ये केसिंग का डिजाइन भी ऑप्टिमाइज्ड है। इसका काम जैसे हमने कहा कि अगर रोटर फट जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, तो उसको रिटेन करना, जो आइसोलेट वाइब्रेशंस हैं उनको, उससे मशीन को आइसोलेट करना, और फिर यहाँ पर ये ग्रूव्स हैं जिनकी मदद से एक बहुत हाई वैक्यूम को रिटेन करना, लीक को भी और एयर को भी, दोनों, जो भी लीक अंदर हो जाए, कोई चीज भी लीक हो जाए तो वो उसको अपने माइक्स बंद कर दीजिए। आखिरी हमारा एक कंपोनेंट है मोटर ड्राइव। दिस इज ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज, ये वैक्यूम की रिक्वायरमेंट है ताकि स्पार्किंग ना हो। तो फ्रीक्वेंसी, इसका काम क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंजर कंट्रोल रोटेशनल स्पीड ऑफ द रोटर। एक खड़ा हुआ रोटर, इसको ऊपर ले जाना है तो इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। तो ये ड्राइव जो इसकी फ्रीक्वेंसी भी वेरिएबल होगी। प्रोबेबली मटेरियल साइंटिस्ट के लिए ये टर्म्स फर्क हैं, कुछ मुश्किल है, लेकिन हमें एक ऐसी पावर सप्लाई चाहिए जिसकी, जैसे हमारे फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्ज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होगी जो 0 से शुरू होकर काफी हाई तक जाएगी। इस दौरान क्या करना, इसका काम इस मोटर ड्राइव को और पूरे सिस्टम को जो पीछे लगा है कि करेक्ट फ्रीक्वेंसी दे। स्टेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए, बहुत नाजुक चीज है जो हवा में मोहल्लक तैर रही है, रोटेट कर रही है। लो हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस, ठीक है, इसके हर चीज की अपनी क्या होती है, एक बेसिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, वो मेहंदी हसन सितार बजाते तो ग्लास टूटते थे, सुना है। तो ये फौजी जब पुल पे चलते हैं तो फुल पुल वाइब्रेट करता है अगर वो इन स्टेप चले। यहाँ भी यही है कि जो किसी दूसरी कंपोनेंट की रेजोनेशन फ्रीक्वेंसी है उसके साथ ये मैच करेगी तो फिर वाइब्रेशन जनरेट होंगी, तो उससे बचाना है। ये मेजर मसला था जो अमेरिकन फेल हुए इस टेक्नोलॉजी में 1940s 50s, उसकी वजह बेसिक यही थी। हाई एफिशिएंसी टू सक्सेसफुली एक्सेलरेट रोटर अबव द क्रिटिकल स्पीड का मतलब वही स्पीड जिस पे ये रेजोनेट करे, अवॉइडिंग ओवरहीटिंग इन वैक्यूम। ठीक, जब पावर दे रहे हैं तो पावर की कंज्यूम भी होगी, कंज्यूम होगी तो अल्टीमेटली जो जितनी भी लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो हीट एनर्जी है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये बैकबोन की चीजें ये मोटर देखेगी। इस टेक्नोलॉजी में जैसा भी अब मैंने जिक्र किया कि अमेरिका ने अटेम्प्ट्स किए थे 40s में, लेकिन अल्टीमेटली उनको जो टाइम फ्रेम था उन्होंने फैसला कर लिया कि मसले हल नहीं कर सकते, और उनका जो मैनहट्टन प्रोग्राम था जिसके नतीजे में हिरोशिमा और नागासाकी पे कयामत गुजरी है, उसके लिए उन्होंने फिर ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी ऑप्ट की, उन्हें डिफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद वही प्रिंसिपल जो कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में होता है उसके जरिए एनरिचमेंट की थी, जो कि बहुत महंगे प्रोसेस हैं। रशिया ने इसको मास्टर किया, इट टुक 8 years। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी 6 साल में डेवलप की है, और जो डिजाइन था वो एक अप टू डेट डिजाइन था, यूरेनको डिजाइन। यूरेनको एक कंपनी है जिसमें कि कई यूरोपियन कंपनीज मिलकर इस रोटर को डिजाइन कर रही हैं। जो कुछ हमने पढ़ा ये क्या है, ये एनरिचमेंट है कि मैंने आइसोटोप्स को अलग करना है। ठीक है ना, मकसद क्या है, मकसद अल्टीमेटली पावर प्लांट्स का बिजली पैदा करना। तो टोटल जो एनरिचमेंट की कॉस्ट है, टोटल एनरिचमेंट की कॉस्ट जो है वो 5% है बिजली की कॉस्ट की। ठीक, इट इज ए इम्पोर्टेंट चंक। और जो न्यूक्लियर फ्यूल की कॉस्ट है, न्यूक्लियर फ्यूल में तो काफी चीजें, आपने पूरा साइकिल पढ़ा है ऑलमोस्ट, तो उसकी 50% सिर्फ एनरिचमेंट है। तो अगर कनाडा ने डिसाइड किया था कि वो एनरिचमेंट के बगैर पावर प्लांट बना ले तो प्रोबेबली उसकी कुछ बेसिक्स थी, लेकिन उसकी कुछ कॉस्ट भी है जो उसको देनी पड़ेगी।
तो दिस इज ए एक्सपेंसिव मतलब प्रोसेस। दूसरे लफ्जों में हम क्या कह रहे हैं कि इसमें हम जितने इसके खर्चों में कमी ले आएंगे उतना हमारा फ्यूल सस्ता हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी जनरेट करने के लिए जो बाकी सोर्सेज हैं, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, उससे ये इन्वायरमेंट को काफी मसला है। तो एनरिचमेंट जो है इट इज रिलेटिवली एक एनवायरमेंटली एक सेफ प्रोसेस है ये। जैसे पहले भी कई दफा मैंने कहा कि गैस सेंट्रीफ्यूज जो है वो बिजली का ह्यूज इस्तेमाल करता है, और गैस डिफ्यूजन सॉरी, और जो सेंट्रीफ्यूज है वो उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं है। तो अगेन एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन होगी तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी साथ साथ होती है। तो इसीलिए गैस सेंट्रीफ्यूज बंद होते गए और अब आखिरी भी बंद हो चुका है। अब इस वक्त ऑलमोस्ट सारी एनरिचमेंट इज बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस। किसी भी मशीन की, सेंट्रीफ्यूज मशीन की कैपेबिलिटी कि वो कितना कैपेबल है इन आइसोटोप्स को सेपरेट करने में, इसका यूनिट जो है उसको कहते हैं सेपरेटिव वर्क यूनिट, SWU। ठीक है, ये बताता है डिग्री ऑफ एनरिचमेंट। और ये कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है जिसमें हम समझाने के लिए जाएंगे, इसको इस्तेमाल करने हम नहीं करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि ये चीज जितनी ज्यादा होगी, जितनी ये ज्यादा होगी उतना मेरा मशीन जो है वो सोफिस्टिकेटेड है, वो बेहतर है, वो अच्छी है। और ये क्या कह रही है, ये फॉर्मूला कह रहा है कि जितना मास ऑफ प्रोडक्ट है और मास ऑफ टेल है फॉर अ गिवन मास ऑफ फीड, जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ उस इनपुट से मैं जितना मैक्सिमम प्रोडक्ट निकाल लूंगा उतना क्या है, उतना मेरे पास ये वर्क बेहतर होगा, डब्ल्यू बेहतर होगा। दूसरी चीज क्या ये कह रहा है कि वीपी और वीटी जो है ये वैल्यू फंक्शंस हैं। जो फंक्शन किस चीज का है, वो इसका है कि 235 मेरे पास मटेरियल में कितना है, मैंने कितना सेपरेट किया है। तो मेरी मशीन जितना अच्छा सेपरेट करेगी दोनों आइसोटोप्स को, कम एनर्जी में जितनी ज्यादा दूर तक ले जाएगी हैवी को लाइटर से, और जितनी जल्दी ये कर लेगी उतना डब्ल्यू अच्छा है। और ये वो फैक्टर है जो कि सोफिस्टिकेशन ऑफ इस मशीन को जाहिर करता है। ये रिलेटेड किससे है, मास एंड एनरिचमेंट लेवल ऑफ फीड मटेरियल प्रोडक्ट एंड टेल। टेल क्या है, जो तलछट बच गई है, जो नीचे चीज बच जाती है। कौन सी चीज बची है, डिप्लीटेड यूरेनियम, और इसकी यूनिट्स आर प्रोपोर्शनल टू द इनपुट एनर्जी या मशीन ऑपरेशन टाइम एंड टू द मास प्रोसेस्ड। ठीक, जो भी यहाँ से चीज निकलेगी वो मुझे ये बताएगी कि मेरे पास जो कुछ भी बन रहा है उसके लिए मैं कितना टाइम और कितनी एनर्जी खर्च कर रहा हूँ। तो जितना मैं कम टाइम और कम एनर्जी में ज्यादा सेपरेट कर लूंगा उतना मेरी मशीन बेहतर है। इट मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ एनरिचमेंट। ऑब्वियसली एक मशीन जितने कम अरसे में ज्यादा कर लेगी इसका मतलब ये है कि आप उतनी जल्दी एनरिच कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं मुल्कों के लिए, उनके पास यानी अब आपने जहाँ जनरेशंस ऑफ रिएक्टर्स की बात की थी वहाँ मॉड्यूलर रिएक्टर आ गए। तो वो जिस तरह से बने बनाए चीजें ले जाते हैं और वो बहुत छोटे अरसे में उनको खड़ा कर देते हैं, तो हमें फ्यूल भी अब उतने ही जल्दी चाहिए। रिफ्लेक्ट्स एनर्जी इनपुट relative to the amount of uranium processed. Reflects energy input relative to the amount of uranium processed. And extent of U-235 increase relative to the tail. दूसरे लफ्जों में टेल में कितना कम है और मेरी प्रोडक्ट में कितना ज्यादा है। नीचे मेरे पास सेपरेशन है, मेरी मशीन से मैं कितना सेपरेट करना चाहता हूँ। U-235 जो है ये बढ़ता जा रहा है एक्स एक्सिस पे, और ये मेरी मशीन की जो सेपरेटिव पावर है पर टन, 1 टन में एफर्ट कितनी लग रही है। तो आप ये देखें कि जीरो से या जीरो के करीब ही हमें, जब हमारा नेचुरल है, तो वहां से लेके और पावर प्लांट की कंसंट्रेशन तक ले जाने में, पावर प्लांट को
कितना चाहिए, 4 से 5% U-35 चाहिए टोटल फीड में। ये उनकी रिक्वायरमेंट है फ्यूल की। इतना मेरे पास U-235 होना चाहिए इन यूरेनियम। तो इसमें मेजर एफर्ट यहाँ लग रही है। फिर मैं अगर 4 से 20% ले जा रहा हूँ, 20% कुछ रिसर्च रिएक्टर्स में या कुछ सबमरीन्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, तो वो यहाँ से मैं अगर यहाँ तक जा रहा हूँ तो फिर अब मेरे पास जो कम एफर्ट में मैं तेजी से हासिल कर रहा हूँ एनरिचमेंट। और ये वो चीज है जो कि जो वेपन्स के लिए इस्तेमाल होता है कि जो मुल्क यहाँ तक पहुंच गया, फिर यहाँ तक जाने में सेंट्रीफ्यूज रुकावट नहीं, रुकावट फिर और चीजें हो जाती हैं। इसीलिए प्रोलिफरेशन के जो रूल्स हैं वो अब फ्यूल के ऊपर वक्त के साथ साथ स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं। या आपने अपना जो असाइनमेंट किया है उसमें भी आपने जगह जगह इन चीजों को मेंशन किया। जो पहला असाइनमेंट आपका था कि जो नए रिएक्टर्स हैं वो उनके अंदर प्रोलिफरेशन कितनी कंट्रोल हो सकती है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो कहाँ से होगा, तो बेसिकली इस फ्यूल को हैंडल करने से होगा। एक 1 टन अगर मैं स्टार्टिंग यूरेनियम लूं तो वहां से मेरे पास कितना मुझे रिएक्टर के लिए मिलेगा, 120 केजी। 1 टन से 120, और वेपन के लिए 5 केजी 1 टन से, बाकी सब फुसला। तो ये तो था एनरिचमेंट का। दूसरे सोर्सेस क्या है मेरे पास? दूसरे सोर्सेस क्या है? एक तो था ना कि नेचुरल यूरेनियम हम फीड करें और उसको एनरिच कर लें। तो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है कि ऑलरेडी मेरे पास अगर मुझे चाहिए कितना, 4 से 5% चाहिए पावर प्लांट्स। और अगर फर्स्ट करें कि डीमिलिटराइजेशन हो रही थी एक जमाने में रूस और अमेरिका में, तो जो उनके वेपन्स ग्रेड के यूरेनियम थे उनको क्या कर रहे थे, उनको वो डाइल्यूट कर रहे थे, डाउन ब्लेंडिंग या अंडर फीडिंग। तो वो हाईली एनरिच्ड जो उनके पास फ्यूल मौजूद है उसको वो डिप्लीट करके और वो इस्तेमाल कर सकते थे। सिर्फ डाउन ब्लेंडिंग ही करनी है तो कर सकते। ये अपने माइक बंद कीजिए, माइक बंद करें अपने। डिप्लीटेड, दूसरा ये है कि जो डिप्लीट हो चुका है, जो टेल जिसको हम कह रहे थे कि जो डिप्लीट हो चुका है, ये ट्रेल नहीं होगा, ये टेल रिकवरी होगा। तो जो डिप्लीट हो चुका है उसको मैं उसको उसमें से और निचोड़ लें। ये वैसे ये जैसे दफा मिसाल दी थी कि गन्ने वाला गन्ने से रस निकालता है और जो फुसला है वो ढेर लगाता है, फेंकता नहीं। तो वो मेरे पास डिप्लीटेड है, तो अब मैं दोबारा उसको फीड करके उसमें से भी निकाल लूं जितना निचोड़ सकता हूँ। हमने पढ़ा था कि जो वेस्टर्न सेंट्रीफ्यूज प्लांट्स हैं उनकी टेल जो है वो 0.22 है, और जो रशियन सेंट्रीफ्यूज है उनकी 0.1 है। तो रशियंस काफी निचोड़ते हैं। ये मैं जैसे ऑलरेडी आपको ये भी कन्वे किया कि ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। कौन से मुल्क ऐसे हैं जो टेल में से ज्यादा निचोड़ सकते हैं? वो मुल्क हैं जिनका के प्रोसेसिंग कॉस्ट कम है, जिनके पास वक्त का मसला नहीं है, रिजर्व्स उनके पास काफी, क्योंकि टाइम लगता है इसमें। जितना वो एक ढेर में से जितने आखिरी चंद मॉलिक्यूल्स को आपने खींच खींच के ढूंढ ढूंढ के निकालना, उतना वक्त ज्यादा लगेगा। तो उनको जल्दी नहीं है एनरिच करने की, और उनकी कॉस्ट ज्यादा नहीं है। उनके पास जो सिस्टम है वो सोफिस्टिकेटेड है। जिन मुल्कों के पास ओर्स की लिमिटेशन है वो चाहेंगे कि टेल में से भी खींच के निकालें। उसके बाद क्या है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर यूज्ड यूरेनियम या प्लूटोनियम है, जो यूज्ड यूरेनियम या प्लूटोनियम है उसकी रिसाइकलिंग, इसको रीप्रोसेसिंग प्लांट्स कहते हैं। ठीक, तो ये जितने भी सोर्सेज हैं 2013 में ये सब इतने टन्स ऑफ यूरेनियम बन रहे थे। फिर उसके बाद यूएस और अमेरिकन में कोई प्रॉब्लम हुए तो सप्लाई लिमिट हुई, सप्लाई खत्म हो गई 2014 में। जो प्रोजेक्टेड सप्लाई है वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो ये वाले रिसोर्सेज जो हैं वो वक्त के साथ साथ कम होंगे।
हमने UF6 को एनरिच कर लिया, अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे बढ़ना है यहाँ से। एनरिचमेंट के बाद हमें तो UF6 तो नहीं चाहिए ना, हमें तो चाहिए यूरेनियम ऑक्साइड या यूरेनियम मेटल, जो भी हमारा फ्यूल हो। तो अब हमने क्या करना है, UF6 को कन्वर्ट करना है। ये UF6 कौन सी है अब हमारे पास, अब ये नेचुरल नहीं है, अब ये एनरिच्ड है। ठीक, अब ये एनरिच्ड है। In fuel fabrication plant, UF6 is vaporized in autoclaves। ठीक है, ये तो वेपराइज करना तो बहुत आसान है, थोड़ा सा गर्म करो तो वेपर फॉर्म में चली जाएगी ये। और क्या है, दूसरी तरफ से हम स्टीम देते हैं, H2O। तो एज ए रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, वी गेट यूरेनाइल फ्लोराइड और HF बाय प्रोडक्ट है, ये भी काम की चीज है। ठीक, उसके बाद हम क्या करें, इस प्रोडक्ट को हम लें, यूरेनाइल फ्लोराइड को हम लें, और अब 700 डिग्रीज के ऊपर इसको रखेंगे, तो दिस विल रिड्यूस इनटू U3O8, जिसको येलो केक कहते हैं। और ये वो प्रोडक्ट है जिस फॉर्म में इसको फिर एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, या इसको मजीद ऑक्सीडाइज करके UO2 बनाया जा सकता है, उसको भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये एक तरीका है UF6 को कन्वर्ट करने का इनटू U3O8, और ये येलो केक में U3O8 इज प्रीडोमिनेंट, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और भी ऑक्साइड हो सकते हैं। तो पाउडर फॉर्म में बनता है, उसको प्रेस करने, सिंटर करने, वी गेट अ हार्ड सिरेमिक। जो एक ऑल्टरनेट प्रोसेस है, ये पुराना था, शायद पास मुल्कों में भी थोड़ा बहुत चलता हो, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट होते जा रहे ड्यू टू एनवायरनमेंट, और वो ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड को इस्तेमाल करके। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको हमने रिड्यूस करना है, तो हम एक रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे। तो इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके, और ये मुख्तलिफ किस्म की टेट्राक्लोराइड्स बन सकती हैं, जिसमें क्लोरीन जो है 1 से लेकर 3 तक आ सकती है। तो जिसके रिएक्शन, जिसकी मिसालें ये दी हुई हैं, इन सबको एक्सपैंड यहाँ किया हुआ है। अल्टीमेटली क्या है हमारे पास, अल्टीमेटली UF6 कन्वर्ट होगी UF4 में, और UF4 क्या चीज है, UF4 बेसिकली पाउडर है, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी गैस। UF4 को बाद में रिएक्ट करा सकते हैं किस चीज से, कैल्शियम या मैग्नीशियम से। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम की एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है यूरेनियम के मुकाबले में, कि यहाँ से फ्लोरीन को खींच लेगा, और रिजल्ट के तौर पे हमारे पास यूरेनियम मेटल आ जाएगा। तो हैंडलिंग ऑफ कैल्शियम ऑब्वियसली मैग्नीशियम के मुकाबले में ज्यादा हैजर्डस है, लेकिन ये कि वो हीट ज्यादा पैदा होती है। तो अगर हमें मोल्टन फॉर्म में इसको सेपरेट करना है, ताकि जो प्रोडक्ट है यूरेनियम वो पिघल के नीचे आ जाए और ऊपर कैल्शियम फ्लोराइड रह जाए, तो ये सेपरेशन आसान हो जाती है। ठीक, हीट जो इसमें से निकलती है, इट इज सफिशिएंट टू मेल्ट द यूरेनियम, और हैवी मेटल नीचे सिंक हो जाता है, स्लैग ऊपर सरफेस पे रह जाता है कैल्शियम क्लोराइड का। जो फ्यूल रॉड है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें पैलेट्स होती हैं, जो पहले मेटल की होती थी, अब ऑक्साइड की हैं। थिन ट्यूब, कौन सी थिन ट्यूब्स हैं, थिन ट्यूब्स ये है क्लैडिंग मटेरियल, टू फॉर्म फ्यूल रॉड्स। फ्यूल रॉड्स आर ग्रुप टू फॉर्म फ्यूल असेंबलीज व्हिच आर मीटर्स लॉन्ग। इसका मतलब ये कि ऐसी पैलेट्स में ह्यूज नंबर ऑफ पैलेट्स हैं। ये रॉड्स की क्वांटिटी लिखी हुई है, प्रेशराइज वाटर और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स। नहीं सॉरी, ये तो नंबर ऑफ रॉड्स हैं मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ असेंबलीज। तो आप देख सकते हैं कि कितना पर ईयर यूरेनियम की कंजम्पशन है सिर्फ फ्यूल रॉड्स को कन्वर्ट करने के लिए। जो डिप्लीटेड है उसका क्या करेंगे, जो डिप्लीटेड है वो भी फेंकने वाली चीज तो नहीं है। तो डिप्लीटेड का कोई गैस लगाए, अच्छा सवाल है एग्जाम का, कि डिप्लीटेड का कोई काम है, किसी को याद है, किसी को? डिप्लीटेड में क्या चीज ज्यादा है? डिप्लीटेड में U238 अब ज्यादा है, 235 तो निचोड़ ली ना उसमें से। तो 238 क्या चीज है?
हमारा सर उसमें से फर्टाइल, मजीद एक तो ये भी कि हम मजीद निकाल सकें, हम अब वक्त के लिए रखें। दूसरा ये है कि ये फर्टाइल मटेरियल है, U-238 इज फर्टाइल मटेरियल। तो जो फ्यूचर के रिएक्टर्स हैं, जो ब्रीडर रिएक्टर्स हैं, ये उनका फ्यूल, उनके लिए इस्तेमाल होगा ये, फॉर मेकिंग द फ्यूल। तो उसमें भी क्या करेंगे, UF6 तो UF6 है ना, चाहे वो यूरेनियम का 235 आइसोटोप हो या 238 आइसोटोप हो, तो अल्टीमेटली इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे UF4 में या यूरेनियम ऑक्साइड में, और लॉन्ग टर्म फिर इसकी स्टोरेज। इंतजार करें कि फोर्थ जनरेशन रिएक्टर्स जो है वो हमारे पास आ जाए। तो इस लेक्चर के साथ यूरेनियम मेटलर्जी या ओर टू फ्यूल ये खत्म हो रहा है। और इसमें कोई सवाल है आपका?